कायरा साहब, 15 मार्च 2009 जब वकला तहरीक चल रही थी तो आपने कहा कि सदर और वज़ीर आज़म ने जुडिशरी की बहाली का मंसूबा तय कर लिया है। अगले रोज़ 16 मार्च 2009 को चीफ जस्टिस अपने साथियों समेत बहाल कर दिए जाते हैं। क्या आपको सदर और वज़ीर आज़म ने मुशावरत में शरीक किया था? मैं वज़ीर इत्तलात था और अपनी जमात की क़यादत मुझ पर एतबार करती है और हमारा ये बड़ी डिस्कशंस होती हैं। हमारी जो कोर कमेटी है उसमें भी डिस्कशन होती है। 15 मार्च 2009 को का आपका बयान, 16 मार्च 2009 को चीफ जस्टिस और उसके तमाम जजेस की बहाली। इफ्तिखार साहब, ये तो अब मशावरत का अमल है ना। हमारी जमात के अंदर मुझे मेरी क़यादत का पूरा एतमाद हासिल रहा हमेशा, और मैं उस वक्त वज़ीर इत्तलात भी था, कोर कमेटी का मेंबर भी था, और यकीनन हमारे कुछ दोस्तों को और भी पता था। तो ये रात कब फैसला हुआ? ये अक्सर रात को, यानी शाम को 8-9 बजे के बाद बैठते थे। ज़रदारी साहब के साथ भी वज़ीर आज़म साहब भी थे। तो उन दिनों ये बातें, क्योंकि बड़ी बहस चल रही थी, मूवमेंट चल रही थी, बल्कि उसी वक्त उसी मूवमेंट के दौरान ही मैं वज़ीर इत्तलात भी बना। आपको याद होगा जब मियाँ साहब यहाँ से चले थे, इफ्तिखार चौधरी साहब नहीं, एतजाज़ साहब उनको लेके। और आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि जिस दिन जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और उन्होंने जजेस को जो घरों में कैद थे उनको छोड़ने का और सारा वो ऐलान किया, तो वो तकरीर मेरे हाथों की लिखी हुई थी और वो मैंने असम्बली में बैठ के लिखी थी। उसी वक्त मैंने वो तकरीर लिखी थी और गिलानी साहब ने वो पॉइंट्स मुझे लिखाए और वो तकरीर हुई। और बल्कि ये भी फ़ैसला हुआ उस दिन रात को, मुझे मैं रिकॉल कर लूँ तो हम बैठे हुए थे, बड़ी देर तक इस पर डिस्कशन होती रही कि क्या किया जाए। ज़रदारी साहब का व्यू ये था कि पॉलिटिकल फ़ैसले किए जाए, दबाव में मत आओ, क्योंकि दबाव में आने के बाद तो आपको रियासती फ़ैसले करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम सब ने उनको कायल किया कि नहीं, ये फ़ैसला हमें करना चाहिए। तो फ़ैसला हो गया। अब कुछ लोगों का ख्याल ये है कि उस वक्त जनरल कियानी ने आके उन्होंने ये फ़ैसला कराया था। हालांकि फैक्चुअल बात यह है कि उनके आने से पहले ये सदर हाउस में फ़ैसला हुआ था और सदर साहब के पास प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे थे, चौधरी अहमद मुख्तार मरहूम थे, राजा परवेज़ अशरफ थे, नवीद कमर थे, खुर्शीद शाह साहब थे, एक आध कोई और दोस्त था हमारा साथ, मुझे सारा याद नहीं आ रहा। तो ये फ़ैसला हुआ रात को लेट, कोई अराउंड 1 बजे, और उसके बाद पता चला जी कि आर्मी चीफ को बुलाया हुआ था, इनवाइट किया हुआ था ज़रदारी साहब ने, वो आ गए। तो वहाँ जाके उनको मिले, वहाँ से गिलानी साहब आए, सब बाकी सब लोग बैठे हुए थे सदर साहब के ऑफिस में। तो मुझे कहा कायरा साहब आए, चल के तकरीर करते हैं, अब अनाउंसमेंट करनी थी ना। तो मैं और गिलानी साहब गए, अब थके हुए थे, रात के 2 बजे, पौने 2 बजे। तो मैंने कहा जी आप मुझे पॉइंट लिखाएं ताकि मैं आपकी ब्रीफ से एक स्पीच लिखूँ। आपको स्पीच राइटर और तो है कि नहीं, तो मैं वो स्पीच लिखता हूँ, तो आप ज़रा फ्रेश अप हो लें। आप बाद में दबाव में क्यों आ गए? 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम आपको फिर क्यों करनी पड़ी? इसलिए कि हमारे कुछ दोस्तों का ख्याल था, मेरा व्यू मेरी क़यादत को भी पता है और मैं बिल्कुल बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहता हूँ, मेरा व्यू उस वक्त बड़ा ज़ोर के साथ था कि हमें ये मुतालबा नहीं मानना चाहिए, दबाव में नहीं आना चाहिए, कम्फर्ट में, मतलब गवर्नमेंट जाती है चली जाए, इसलिए कि हम पार्लिमान के इख्तियार को सरेंडर ना करें। ये असल में हुआ ये था कि 18वीं तरमीम के बाद 19वीं उसको चैलेंज कराया गया। ठीक है ना, एक तरफ तो आप दबाव के तहत जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बात को मान लेते हैं, वो भी दबाव के तहत माने गए। मैं दुनिया की तारीख में पहली मरतबा हुआ कि निकाले गए जजेस को, निकाले गए मुलाजमीन को उसी ओहदों पे बहाल कर दिया गया। दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये भी आप दबाव में कर रहे थे, क्योंकि जंग थी मुशर्रफ और कियानी की, और आप किसी एक के साथ खेल रहे थे। नहीं, देखिए ना, एक चीज़ कि हम ऑब्जेक्टिव कंडीशंस भी थी, एक अवामी दबाव भी था, मुतालबा भी था, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का वादा भी था। आपको याद होगा ना कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाई थी, इस्लामाबाद आई, तो वो इफ्तिखार चौधरी साहब के घर, चीफ जस्टिस साहब के घर के बाहर था, उनको अंदर तो ना जाने दिया गया, तो बाहर जाकर उन्होंने वहाँ वादा किया था कि हम चीफ जस्टिस को बहाल करें। तो इसका मतलब ये 2 जनरलों के दरमियान की जंग नहीं थी, उनकी अपनी होगी मनी बात। आपके इल्म में क्या, बहुत बाइलम आदमी हैं। नहीं, देखिए ना, उनके डिफरेंसेस होंगे, मुझे ऑनेस्टली आपको इल्म ही नहीं है। असल में
आप कॉरिडोर ऑफ पॉलिटिक्स में फिर रहे हैं, आप कॉरिडोर ऑफ पावर में मौजूद हैं और आपके इल्म में नहीं है। देखिए इफ्तिखार साहब, गुजारिश ये है कि जनरल कियानी साहब आर्मी चीफ बन चुके थे, मुशर्रफ साहब सदर थे, और उनको सदर से के उहदे से चंद महीनों में ही हमने हटा लिया था, उनको जाना पड़ गया था। तो बेसिकली वो आर्मी चीफ का 2 जनरलों का इशू नहीं था उस वक्त तक। जब हमारी हुकूमत आई तो मुशर्रफ साहब सदर थे। ठीक है, मैं यही पूछ रहा हूँ ना, उनके डिफरेंसेस होंगे। डिफरेंस किस बात पे? आपने कैसे हटा लिया था उनको? हमने उन्हें कहा था कि हम आपके खिलाफ इम्पीचमेंट कर लेते हैं। ये तो सियासी दबाव था ना कि हम आपके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन ले आते हैं। क्या ये इम्पीचमेंट का मामला बराह रास्त उनको कन्वे किया गया? यकीनन किया गया। अब मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता किसने किया, लेकिन ये किया गया और उसके नतीजे में उन्हें कहा गया कि इससे एक तलखी बनेगी, जाना तो आपको पड़ेगा, अब हालात आपके लिए नहीं है। आप बहुत इनकलाब ला रहे थे, बकौल आपके माँ जैसी होती है रियासत, रातों को लोगों को जगाया गया और लोग चिपक गए, मीडिया का भी रोल इसमें शामिल हो गया। मेरा सवाल आपसे है, क्या आप इसके 3 फ़ायदे भी बता सकते हैं जो ये पूरी की पूरी जद्दोजहद थी? इफ्तिखार साहब, इस जद्दोजहद में एक तो रेजिस्टेंस की अलामत है ना, आप एक ताकतवर इदारे के खिलाफ रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्टेंस कैसे हो रही थी वो एक अलग बहस है, लेकिन बहरहाल लोगों ने भी सड़कों पे आके, वकला कहते हैं हमारी मूवमेंट थी, हालांकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया, सिविल सोसाइटी ने किया, मीडिया ने किया। अवाम को होने वाले 3 फ़ायदे बताइए। आपने ये तासर दिया कि ये आदमी बदल गया तो मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इंसाफ होगा। नहीं, ये नहीं है। ये तासर उस वक्त नहीं था। इस वक्त उसकी बुनियाद क्या थी, क्यों बहाल करना है? कि हमारा सबका ये व्यू था कि इनको गैर कानूनी तरीके से हटाया गया और कानूनी तरीके से हम ले आए वापस, और हम उनको वापस बहाल एग्जेक्टिव ऑर्डर से वापस ले आए। एग्जेक्टिव ऑर्डर के एक कानून है ना, हाँ, उसके तहत ही वो जारी होता है। मैं ये कह रहा हूँ। सो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हमने उनको बहाल किया कि एक डिक्टेटर का फैसला एक जज को, चीफ जस्टिस को निकालने का, हम उसको इलीगल मानते हैं। सर ये मान लिया, मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, यू आर ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। नहीं, मेरा जो आपका सवाल है ना डायरेक्टली कि चीफ जस्टिस बहाल होने का पाकिस्तान को नुकसान हुआ, फ़ायदा कम हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं कहता हूँ हुआ। आज पाकिस्तान के अंदर जो पोलराइजेशन है अदलिया के अंदर, उसमें सबसे बड़ा मिजाज वो है। उसके बाद एक रवायत पड़ गई कि अदलिया एग्जेक्टिव के अंदर बाकायदा अपना एक रोल रखती है, और उनके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो गई कि जजेस का एक ग्रुप है जो चीफ जस्टिस के साथ हैं, वो हुकूमत के साथी हैं, और दूसरा ग्रुप है जो दूसरे जज साहिबान हैं, वो अपोजिशन के साथी हैं। और अपोजिशन कहती है कि ये ग्रुप जब इक़्तिदार में नहीं रहेगा, चीफ जस्टिस फलां आ जाएंगे तो फिर हमारे केस खुल जाएंगे, फिर हमारी तरफ। तो ये नतीजा निकला उस तहरीक का। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आज क्या है, वो अदलिया जो इस वक्त पार्लिमान को भी, उसकी कानून साजी को भी, आइन साजी को भी, एग्जेक्टिव को भी, मीडिया को भी, सिविल सोसाइटी को भी, सबको चेक कर रही है, सबको पूछ रही है। आज मेरा भी उनसे सवाल है कि यार हम क्यों नहीं ये देख रहे कि ये अदलिया जो खुद बटी हुई है, बज़ाहिर आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, सारी दुनिया कह रही है, ये अदलिया में बटने का तस्वर अगर दुरुस्त है, इसको चेक करना चाहिए। अगर ये दुरुस्त है तो क्या ये अदलिया हमें इंसाफ दे सकती है? क्या आप आज भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि नवाज शरीफ को बतौर अपोजिशन लीडर 2009 में डिसक्वालीफाई करवाने में किसी तौर पर आसिफ अली ज़रदारी का कोई अमल दखल नहीं था? मेरे इल्म के मुताबिक नहीं था, जो मैं सब जानता हूँ। खैर साहब, आप पे इल्ज़ाम है कि आपने यूसुफ बेग मिर्ज़ा को MD-PTV का जो पैकेज दिया, इससे पहले इतना भारी माली पैकेज किसी को नहीं दिया गया, और इसी की बिना पर आपको एक रेफरेंस का सामना भी करना पड़ा। क्या मोहब्बत थी आपको यूसुफ बेग मिर्ज़ा के साथ? इफ्तिखार से पहली गुजारिश तो यह है कि मुझे किसी रेफरेंस का सामना नहीं करना पड़ा। मेरे ख़िलाफ़ न कभी किसी अदालत में, ना कभी किसी इन्वेस्टिगेटिंग फोरम पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। ये मेरे अल्लाह का करम है मुझ पे। साहब कह रहे हैं कि कोई रेफरेंस का सामना नहीं करना पड़ा, इसको ज़रा देख लीजिएगा। मैं देखता हूँ जी, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। सर आपकी जिम्मेदारी हमारे सर माथे पर सर। मैंने इसकी वजाहत मैंने मीडिया में की। ये सवाल उस वक्त नहीं उठा, मैं उसका जवाब देता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ रेफरेंस किया था, कहा मेरे ख्याल कोई रेफरेंस नहीं था, लेकिन इसका मैं जवाब देता हूँ। जवाब यह है इफ्तिखार साहब, मैंने यूसुफ बेग मिर्ज़ा को यकीनन MD-PTV लगाया। वज़ीर आज़म साहब की भी ख्वाहिश थी, बिल्कुल थी, इसलिए कि मैंने उन्हें रिकमेंड किया। मेरी नज़र में यूसुफ बेग मिर्ज़ा,
पैकेज की बात कर रहे हैं, पैसों की बात उससे उसी पे आने लगा, उसी पे आने लगा। पैसे तो बंदे को दिए जाते हैं ना उसकी कैपेसिटी देख के। जी हाँ, मैंने उसके बाद भी नहीं दिए गए होंगे, लेकिन मैंने एक बंदा मार्केट में अपनी नज़र में, क्योंकि मैं उस वक्त जज था, मैंने अच्छा था या बुरा था, मैं उस वक्त जज था, कोई और नहीं था, वो मेरा इख्तियार था। मैंने एक बंदे को चुना कि ही इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब, और मैंने उस बंदे को जो असाइनमेंट दी उसको बेस्ट पैकेज दिया, हाईएस्ट, और उसने हाईएस्ट रेवेन्यू पाकिस्तान टेलीविजन को आगे। कैरी लूगर बिल के तहत मिलने वाली रकम में से आपके मुताबिक 80 से 100 अरब रुपए तक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में खर्च किया जाने का आपने वादा किया था। ये आपका स्टेटमेंट है और ये मामला है। क्या ये आपको याद है कि KPK में उस वक़्त इस रकम से शुरू होने वाली कोई 3 बड़ी स्कीमें आप बता सकते हैं? देखिए, पहली गुजारिश ये है, मुझे अब इसकी उस वक्त तो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही होती है ना फ्रेश, अब उसकी डिटेल्स का मुझे याद तो नहीं है, इतने सालों के बाद आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी सिंपल है, कैरी लूगर बिल में आपको क्या मिला था? कैरी लूगर बिल में आपको बेसिकली वार ऑन टेरर के जो पैसे थे या उसके अंदर पैसे मिले थे, और कैरी लूगर बिल में आपको जो रीइंबर्समेंट होती थी आपके एक्सपेंडिचर की वो मिलती थी, और उसमें से बड़ा हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा में खर्च किया जाना होता था। कोई 3 बड़े प्रोजेक्ट आपको याद हैं? बस इतना सवाल है। वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा का एक प्रोजेक्ट देख लेना, खाली उनका कोई डैम देख ले। दहशतगर्दी के खिलाफ पैसे दिए गए थे, दहशतगर्दी के खिलाफ पैसे दिए गए थे, उससे प्रोजेक्ट तो आना था, उनकी पुलिस को बेहतर करना था, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना था। मुझे तो यार डेवलपमेंट का तो काम मुझे याद नहीं ना होगा। क्या आप आज भी इस बात के हामी हैं कि कैरी लूगर बिल पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी थी? अगर आपने कोई भी एग्रीमेंट किया हुआ है, अगर कोई मुआहदा किया हुआ है, अगर आप किसी भी मुल्क के साथ कोई बात कर लेते हैं तो यकीनन ये आपकी जिम्मेदारी होती है, उसमें दूसरी राय कोई नहीं है। क्या आपकी पार्टी ने किसी मौका पर कैरी लूगर बिल के तहत मिलने वाली रकम की शराइत की बिना पर इमदाद देने से इनकार कर दिया? हमारी हुकूमत ने बहुत सारी शराइत उसकी वो जो काबिल अमल नहीं थी नहीं मानी, जो हमारे मुल्क के फ़ायदे में थी और मुल्क के इस रीजन की सिक्योरिटी के फ़ायदे में थी, अमन के फ़ायदे, वो मान गए। आपने कैरी लूगर बिल में पाकिस्तान के जौहरी हथियारों के नेटवर्क के हवाले से जुड़े पाकिस्तानी शहरियों तक बराह रास्त रसाई देने से इनकार किया। डॉक्टर कदीर नहीं दी रसाई हमने, उसके ऊपर वो हमारा वो रेड लाइन, उसके ऊपर बात नहीं हो सकती। 1977 पंजाब से 107 नशिस्तें मिली आपको। पीपल्स पार्टी 2024 में इंतखाब में 8 नशिस्तें हासिल कर सकी। क्या इसकी वजह वो नारा था कि आसिफ जरदारी 10% है? ये नारा भी आप जैसे लोगों का पैदा करता था। आपसे मुराद मीडिया का है, मैं आपको नहीं कह रहा। नुकसान नहीं पहुंचाया? यकीनन एक बंदे को आप डीफेम करना चाहें, आप मेरे खिलाफ बातें करना शुरू कर दें, मैं आपके खिलाफ करना शुरू, तो यकीनन आपका इमेज ख़राब होगा। और जब आप उसको एक रियासत की पॉलिसी के तौर पे इख्तियार कर लें तो यकीनन पार्टी को नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी को डैमेज करने के लिए आसिफ जरदारी साहब को एक तरफ, ये मीडिया का नारा था वैसे? नहीं, इससे हमारे सियासी मुखालफिन का था यार। लेकिन सवाल यह है कि जरदारी साहब तो चले मर्द थे इस मुल्क के अंदर, तो हमारे खिलाफ तो चलते चलते मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ऐसी खातून को नहीं बख्शा, उनकी वालदा के खिलाफ क्या क्या प्रोपेगेंडे किए गए, क्या क्या नहीं कहा हमारे साथ। ऑलराइट, आगे चलते हैं। 16 सितंबर 2009 आप गवर्नर बनाए जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान के। आप पे तनकीद होती है क्योंकि आप गैर मुकामी थे। ऐसी क्या वजूहात थीं कि पीपल्स पार्टी को वहाँ के लिए एक मुकामी गवर्नर नहीं मिला, हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तारीख़ी तौर पर 70s के बाद वहाँ पे मौजूद थी? अब हुआ क्या, हमने जब गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट आर्डर दिया, उससे पहले तो वज़ीर जो था वो वहाँ का वाइसराय होता था ना, सारे इख्तियार उसके पास होते थे। हमने वो इख्तियार ख़त्म करके जो पहला निज़ाम था उसको कट कर दिया। अब एक इंटरम टाइम आया, उस इंटरम टाइम में आपने जो ऑर्डर बना था गवर्नेंस ऑर्डर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी थी, उसके तहत इलेक्शन होने थे, इलेक्शन के बाद उनकी गवर्नमेंट बननी थी। तो मुकामी आदमी क्यों नहीं लिया आपने? उस वक्त तक उसमें कोई क्लास नहीं थी, उसका कोई पाकिस्तान क्लास तो नहीं थी। मैं बता रहा हूँ क्लास तो नहीं थी, लेकिन पीपल्स पार्टी तो भाई मैं बताता हूँ के बाद मौजूद थी। इफ्तिखार मैं बताता हूँ, पाकिस्तान के अंदर भी दूसरे सूबों से गवर्नर लिए जाते थे। ये पाकिस्तान में भी कानून बाद में बना है कि मकामी गवर्नर होगा, और ये हम ही ने बनाया था।
मैं तो इंटरम टाइम के लिए बना। उसके बाद ये तय कर दिया गया और हमने पहली गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की खातून को बनाया, जो रेगुलर गवर्नर बनी, ये हम ही ने बनाया और कानून बना दिया कि आप वहाँ से लोकल लेंगे। तो एक मिनट सुन ले, मैं ट्रांजिशन टाइम के लिए था, मैं वजीर भी था, मैं गवर्नर भी था।